हेलो बैंकर्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जीआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्क इन फॉरेन ट्रेड विच इज आवर यूनिट नंबर 7। ओके, सो आई होप अभी तक के जितने भी पिछले यूनिट्स आप सबने देख लिए होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रिस्क इन फॉरेन ट्रेड एंड रोल ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेशन और ईसीजीसी, राइट? So first, let's have a look about the course content, like the subtopics which are generally part of this particular unit. So the basic introduction to risk, definition of risk and various type of risk in international trade, country risk, then we have Export Credit Guarantee Corporation of India, then we have ECGC Limited role in products, ECGC policies, ECGC product for bank, and other aspect of related to ECGC policies and guarantee. Some of the common to-do points under ECGC policies. So, and the final one is claims. Okay, so these are the subtopics which are generally part of this particular unit. Again, very important one. Like most of time, examiner they generally ask question based on country risk and political risk, or country risk or political risk or counterparty risk, right? And there are number of policies of ECGC who generally govern or cover these particular policies, like standard policy जो सबसे ज्यादा बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है? सो वी डू हैव सेट ऑफ पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी। सो आज के सेशन में हम सबको आपका गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है? सो रिस्क इन, लाइक एवरीबॉडी नोज अबाउट द फॉरेन ट्रेड। पिछले कुछ समय से हम लोग इसी पे आपका इसी के अराउंड बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम लोग बात करें रिस्क इन फॉरेन ट्रेड आपका, ठीक है? रिस्क आर बेसिकली दीज आर सम uncertainties. Due to uncertainties, if we face some kind of financial losses, so that is generally categorized as risk, ठीक है? अब फॉरेन ट्रेड आपका जनरली जैसे जहां पे बायर एंड सेलर्स आपका दे बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, तो क्या होता है आपका यहाँ पे बायर रिस्क भी हो सकता है, सेलर रिस्क भी हो सकता है। बायर रिस्क इज लाइक जैसे आपका जो उसने लाइक जैसे बायर की साइड से जो रिस्क हो सकते हैं कि वो पेमेंट्स आपका फुलफिल नहीं करा है, जो भी एग्री टर्म एंड कंडीशंस थी। सेलर साइड पे आपका अगर हम लोग बात करें प्रॉपर शिपमेंट्स आपका नहीं हो रहा है या अदर्स, ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये सारे एरियाज जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। So it is defined as the possibility of losses that may arise due to certain uncertainties. अगर हम लोग रिस्क की बात करते हैं, ठीक है? वैसे आप रिस्क को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल बी आपका विच इज ऑल अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जो रिस्क के एस्पेक्ट है उनको समझते हैं, ठीक है? A risk can be defined as an uncertain events that financial consequences resulting in loss or reduced earnings, an activity which may give profit or result in loss, may be called a risky position due to uncertainty or unpredictability of the activity or a trade in future as well, ठीक है? So we have majorly two type of risk. These risks are majorly categorized between two parts. One is systematic, another one is unsystematic. Systematic, which is non-controllable in nature, and unsystematic, which is controllable in nature, ठीक है? इन जनरल कैटेगराइजेशन अगर आप देखते हैं किसका, रिस्क का, ठीक है? Systematic, which is related to individual or organizations, and unsystematic, which is related to individual or organizations, और आपका systematic, which is non-controllable, non-diversifiable in nature, which is related to as a economy या world economy, इनसे आपका, ठीक है? तो ये एक मेजर कैटेगराइजेशन आपका जो कई बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इट इफेक्ट द एंटायर मार्केट, सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक आपका जहां पे इट इज यूनिक एंड पेक्यूलर टू अ फर्म, जैसे बायर रिस्क कैन बी, जैसे आपका जो काउंटर पार्टी रिस्क है, इट इज अ केस ऑफ योर अनसिस्टमैटिक, जहां पे विद द हेल्प ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और एनी फॉर्म ऑफ गारंटी वी कैन डाइवर्सिफाई दैट पर्टिकुलर वन। एंड सिस्टमैटिक रिस्क की बात करते हैं, सो कंट्री रिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ unsystematic systematic risk. The country risk is systematic risk. Why? Because जो country level पे events हो रहे हैं, like बांग्लादेश is facing right now, ठीक है? तो जहां पे अब कंट्री दो कंट्रीज के बीच में कोई वॉर कंडीशन आपका चल रहा है, ठीक है? तो वहां पे जो उनके इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं उनका कोई भी रोल आपका नहीं रह जाता, ठीक है? वहीं अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करते हैं किसके ऊपर, रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, तो वी हैव क्रेडिट रिस्क, ठीक है?
क्रेडिट रिस्क मींस आपका ऑब्लिगर रिस्क बेसिकली, ठीक है, जो बायर्स आपका है इज नॉट मीटिंग हिज क्रेडिट ऑब्लिगेशंस. We have country risk, which is also known as political risk. So there are certain events in buyer's country, ठीक है, जैसे आपका, जैसे कोई भी आपका वॉर सिचुएशन हो सकती है या कोई भी आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपका हो सकती है, ये सारी चीजें. करेंसी और एक्सचेंज रिस्क आपका अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो दो कंट्रीज में आपका ट्रेड हो रहा है, सो दे आर ट्रेडिंग इन डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज, तो उनके प्राइसेस आपका जो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है. लेजिस्लेटिव रिस्क आपका, ठीक है, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं अलग अलग कंट्रीज की, क्योंकि दो अलग अलग रेगुलेटर्स या मल्टीपल रेगुलेटर्स यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. पॉलिटिकल इज सिमिलर टू दिस एंड सम अदर रिस्क ऑल्सो, ठीक है. तो आपके बुक के अंदर जो दिए गए हैं सबसे पहले उनको आपका डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे बायर रिस्क और सेलर रिस्क सबसे पहले डिफाइन किया गया. सो व्हाट इज बायर रिस्क? The seller faced this risk related to non applicability or non-payments or quality acceptance or credit risk from the buyer, ठीक है. तो buyer risk which is faced by seller, ठीक है, तो जो आपका buyer है वो सामान ले लिया, पेमेंट नहीं करा, these kind of situation, ठीक है. Seller risk is basically buyer पेमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट मतलब दिस रिस्क इज फेस्ड बाय बायर, ठीक है. तो जहां पे जैसे आपका जो कमिटमेंट्स थे वो फुलफिल नहीं हो रहे, जैसे 1 लाख मार्कर का कमिटमेंट हुआ था एंड दे रिसीव ओनली 80,000, तो 20,000 मिसिंग है या डिफॉल्ट पीसेस हैं अदर्स, ठीक है. द बायर फेस द रिस्क रिलेटेड टू द सेलर्स नॉन शिपमेंट ऑफ गुड्स after receiving advance payment, may ship poor quality of goods and may ship the goods after considerable delay which may either lead to cancellation or delays, ठीक है. तो ये आपका जो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है. सो क्रेडिट रिस्क आपका सिंपल, इट इज काइंड ऑफ बायर रिस्क आपका, ठीक है. सो काउंटर पार्टी और क्रेडिट रिस्क और ऑब्लिगर और डिफॉल्ट रिस्क इज द रिस्क associated with non-collecting and accounts receivables. It can be removed through a letter of credit or take payments in full, ठीक है, जैसे एडवांस पेमेंट या फुल पेमेंट्स के थ्रू इसको आप करते हैं. दीज आर द सॉल्यूशन टू मीट विद द बायर रिस्क, ठीक है. जो आपका क्रेडिट रिस्क है उसको इनके थ्रू, मतलब एलसी इसीलिए यूज किया जाता है, ठीक है. हमने पढ़ा था आपका एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, हमने आपका डिटेल में पढ़ा था, ठीक है. तो वहां पे हमने इसके बारे में बहुत आपका डिस्कशन भी किए हुए थे, ठीक है. Foreign exchange risk. This usually concern the account payables and receivables for contract that are or soon would be in force. अब इसको कैसे समझोगे? जैसे suppose that आपका there is a buyer from India, ठीक है, एक आपका buyer है इंडिया से, ठीक है, he belongs to India and there is a seller, आपका seller from US, ठीक है. Suppose that there is a 10 million US dollar deal between these two, ठीक है, यहाँ पे आपका and for these 10 lakh markers, ठीक है, 10 lakh मार्कर के लिए आपका जो यूएस सेलर है दे आर आस्किंग फॉर आपका 10 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है. इन दोनों के बीच में आपका एक बाय सेल एग्रीमेंट हुआ, ठीक है. अब क्या हुआ, जैसे लेट्स से आफ्टर द शिपमेंट्स द पेमेंट्स, जैसे टर्म एंड कंडीशंस पेमेंट की क्या है कि जब ये शिपमेंट हो जाएगा उसके 3 महीने के बाद यू हैव टू मेक पेमेंट्स एंड सेलर इज गोइंग टू रिसीव पेमेंट इन डॉलर. मतलब बायर को आपका पेमेंट किस में करनी है, डॉलर में करनी है. करेंट प्राइस इज सपोज दैट $1 इज इक्वल टू आपका 82.1020. अब 3 महीने के बाद अगर ये प्राइस आपका बढ़ के $1 इक्वल टू हो गया 83.1020, so there is straightforward आपका ₹1 लॉस पर डॉलर फॉर दिस पर्टिकुलर बायर, ठीक है. तो इसको क्या होगा, $1 के बदले में ₹1 आपका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. सो दीज काइंड ऑफ एडवर्स मूवमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है. और आपका अदर्स वही आपका एक्सपोर्टर्स के लिए भी हो सकता है. एक्सपोर्टर्स के लिए कैसे होगा ये, ठीक है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से, हु इज गोइंग टू रिसीव मनी इन डॉलर एंड उस दौरान डॉलर की वैल्यू कम हो गई, सो दैट इज आपका अगेन एक्सचेंज रेट रिस्क. Foreign exchange risk occur when the value of an investment fluctuate due to change in the currency exchange rate. आपका बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है. नेक्स्ट वन आपका whether you are shipping goods abroad or locally, you may face issues such as आपका जैसे कंटेनमेंशन और इसके अलावा सीजर्स, आपका एक्सीडेंट्स, मतलब सिंपल सा चीजें हैं आपके, ठीक है. सो शिपिंग रिस्क क्या है, जब हम लोग
शिप को लेके जा रहे थे, ठीक है, वो डूब गया आपका, ठीक है, या ऐसा कोई भी चीज आपकी हो गई, ठीक है, चोरी हो गया उसमें, ऐसा ये सब आपके शिपमेंट्स में। लीगल रिस्क आपका, लीगल वाइज जो चेंजेस आपके हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में, ठीक है, relate to any amendment in laws of sellers or buyers country which could result in inability of sellers to export or the buyers to remit the proceed or funds, ठीक है। तो कुछ ऐसे चेंजेस हुए, जैसे बीच में होता है ना इंडिया और मालदीव के बीच में आपका सिचुएशन हो गई थी, तो वहां पे ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि मतलब कंट्रीज के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, अब जो बायर है उसको सामान नहीं मिल रहा है, या तो सीज कर दिया गया इंडिया के द्वारा, आप वहां नहीं भेज सकते, या फिर मालदीव्स ने आपका बोल दिया कि आप वहां पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसा मतलब ऐसा हुआ नहीं था, ऐसी सिचुएशंस भी बन सकती हैं किसी कंट्री के साथ आपका, ठीक है। तो ये आपके जो रहेंगे, ठीक है। सो दिस कुड बी ड्यू टू embargoes on countries, ban or restrictions on export of particular goods, ban or restrictions on remittances of funds to particular countries, etc, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पे जो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कंट्री और पॉलिटिकल रिस्क, इसके अलावा आपका काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। सो कंट्री और जिसको हम लोग आपका पॉलिटिकल रिस्क के नाम से जानते हैं, दीज रिस्क सच एज नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, सेंट्रल बैंक एक्सचेंज regulations, और बैन ऑन सेल ऑफ certain product in specific countries आपका, और इवन दिस कैन बी अराइज ड्यू टू आपका एनी वॉर सिचुएशन इन अदर्स, ये भी आपका इसमें रहेंगे, ठीक है। रिलेट टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ बायर और सेलर्स लीडिंग टू अ डिफॉल्ट इन एक्सपोर्ट और पेमेंट्स, दिस कुड बी ड्यू टू आपका uncertainty in laws, uncertainty in financial position of country, inharmonious relationship between countries, और fluid political situation जैसे बांग्लादेश में चल रहा है, ठीक है। Countries' bad forex reserve position could lead to shortage of foreign exchange and inability to buy foreign exchange, resulting externalization issues आपका, ठीक है। ये लास्ट वाला लाइन समझ में आया, ये क्या बोल रहा है कि उनके पास, कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं है टू बाय दी डॉलर और अदर करेंसी, जिसके थ्रू आपका वो करेंसी को एक्सचेंज कर सकें। जैसे हम लोगों की कंडीशन थी आपका 90s में, ठीक है, बिगिनिंग लाइक एंड ऑफ 80s आपका, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 10 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व थे। आज हमारे पास अराउंड वी हैव 750 बिलियन यूएस डॉलर, सो वी कैन इजीली डू ट्रेड फॉर नेक्स्ट 18 to 20 मंथ्स। तो ये सिचुएशन भी कई बार आपका, जिस कंट्रीज के रिजर्व खत्म हो गए, तो हाउ दे एक्सचेंज देयर करेंसी, तो करेंसी एक्सचेंज नहीं होगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क कैन बी, ठीक है, जैसे relate to operational issues at both end or even at supporting organizations places, strike at sellers factory or even at sellers raw material suppliers factory, transporters, loaders, bank, clearing agents and others, जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग, तो ये तो सारे प्रॉब्लम्स, दीज काइंड ऑफ रिस्क विच कैन बी अराइज इन फॉरेन एक्सचेंज आपका, या जो फॉरेन ट्रेड आपका, ठीक है, जो भी फॉरेन ट्रेड होता है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जब फॉरेन ट्रेड आपका हो रहा होता है, दो कंट्रीज के बीच में दो लोगों का इंटरेक्शन आपका हो रहा है, ठीक है, तो दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिसको हमने अभी तक समराइज किया, अब इनसे प्रोटेक्ट करने के, अब अगर एक्सपोर्टर्स आपके या जो इंपोर्टर्स हैं, अगर वो ऐसी सिचुएशन को फेस करते रहेंगे, तो वो उनका धंधा ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ठीक है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर सेक वी हैव एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है। तो नाउअडेज व्हाट एक्सपोर्टर्स डू, दे जनरली टेक इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर सेल, even in case of any kind of credit defaults or any kind of uncertainty, so they can get refunded that particular money from the insurance company, so okay, वो अपना बिजनेस आपका स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है। सो एक्सपोर्ट ग्रो ऑन बैंकिंग ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग बाय बैंक, इवन द एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग आल्सो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से योर बैंक इज फाइनेंसिंग टू सम एक्सपोर्टर्स, जो बहुत बड़े हैवी कंटेनर्स आपका बहुत बड़े वैल्यूज की एक्सपोर्ट कर रहा है, उसने एक्सपोर्ट किया, उसका जहाज डूब गया, तो लेट्स से द ट्रेड वाज 1 बिलियन यूएस डॉलर, सीधा सीधा आपका मार्केट से उतना पैसा साफ हो जाएगा। एक्सपोर्टर तो डूबेगा ही डूबेगा, बैंक के ऊपर भी आपका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्टर तो परेशान था ही था, जो बैंक उनको फाइनेंस कर रहे थे वो भी आपका परेशान होंगे, बिकॉज वी डू नीड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज। एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जो कंसाइनमेंट्स आपके डिलीवर होते हैं वो काफी टाइम टेकिंग होते हैं, बाय सी रूट आपका मोस्ट ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। तो वहां पे 3 महीने तो आपका समुद्र में सामान घूम रहा होता है, ठीक है।
तो उनके वर्किंग कैपिटल या अदर चीजों के प्रोडक्शन के लिए दे रिक्वायर फंड्स। अब फंड्स कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। अब बैंक पैसा क्यों देगा? अगर उसको रिस्क में होगा। तो फॉर दैट पर्टिकुलर वन वी हैव ईसीजीसी, ठीक है, जो कमिटमेंट करता है बैंकों को आप फाइनेंस करो, ठीक है, और हम आपको जो कहीं ना कहीं जो भी आपका जो फाइनेंसिंग आपने किया वी विल प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है, बट यू हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी कर दें, ठीक है। So government in order to support export provide cheap financing options and provide comfort to exporters and financing bank by the way of export credit insurance। तो जिसमें हमारा आता है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो 1958 जैसे यहाँ पे लिखा यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट वी कवर द रिस्क आपका, ठीक है। तो इस तरीके से, बट अब इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज हैं, सो यू हैव टू बाय दोस पर्टिकुलर पॉलिसीज, और उसके लिए लाइक इट्स अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस, सो यू हैव टू पे प्रीमियम टू द ECGC और इट इज नोन एज कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ECGC आपका, ठीक है, जैसे आई एम यहाँ पे मैंने आपका पोर्टल, जैसे इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का यहाँ पे पोर्टल आपका बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे पॉइंट्स होंगे और उनके थ्रू दे कैन परचेज दीज पॉलिसीज। आई विल शो यू द पॉलिसीज आल्सो, ठीक है, बट उससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं, ठीक है। ECGC लिमिटेड फॉर्मली नोन एज एक्सचेंज क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, wholly on subsidiary of government of India, was set up in 1957, ठीक है, with the objective of promoting exports from the country by providing credit risk insurance and related services for exporters। आपका क्या क्या करता है? प्रोवाइड अ रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस इन export of goods and services, offer credit export insurance cover to banks and financial institutions to enable exporters to obtain better facilities from them, provide overseas investment insurance to Indian companies investing in joint ventures abroad in the form of loan or in the form of equity or loan as well, ठीक है। तो अब ECGC आप में से बहुत सारे लोग उसको जानते भी होंगे, ठीक है। सो ECGC लिमिटेड इज अ, मतलब देखिए बेसिकली इसका काम क्या हो रहा है, सिंपल वे में अगर समराइज करें, इट्स अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी विच जनरली प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू एक्सपोर्टर्स, ठीक है। बट मोस्टली इसका जो सबसे ज्यादा अब खाली प्रॉब्लम ये नहीं था कि डायरेक्ट आपका एक्सपोर्टर से, अगर बैंकों को एश्योरेंस नहीं मिलेगा सो दे विल फाइनेंस एट हायर रेट। अगर हायर रेट पे फाइनेंस करेगा आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे सस्टेन करोगे, ठीक है, क्या आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ अब बैंक अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनको एश्योरेंस चाहिए। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि देयर आर सर्टेन एरियाज, जैसे ECGC बोलता है बैंकों को आप इस लेवल तक आपका, देयर इज अ लिमिट कॉल्ड DL लिमिट, ठीक है, डिस्क्रिशनरी लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो विद इन दैट लिमिट यू कैन फाइनेंस टू दी आपका जो बैंकर्स जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं ना 10, ठीक है, उस लिमिट पे, और आपको हम आप उस एरियाज में इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, या अगर इन कैटेगरीज में आप या इन पर्टिकुलर गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए अगर आप लोन कर रहे होते हैं, सो वी विल प्रोवाइड इंश्योरेंस टू दैट पर्टिकुलर एरिया, कि अगर कल के डेट में डिफॉल्ट होगा सो वी विल मेक दैट पर्टिकुलर पेमेंट, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ECGC लिमिटेड इज अ क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर द प्रमोशन ऑफ exports by protecting the exporters from any financial losses due to buyers' failures to pay or due to problems of externalization in country of the import by issuing various type of policies to the exporters, ठीक है। तो जिसमें ये आपका कंट्री रिस्क या जिसको हम लोग पॉलिटिकल रिस्क भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो काउंटर पार्टी रिस्क है उसको भी ये कवर कर रहा होता है। एट द सेम टाइम ECGC इशू वेरियस टाइप ऑफ गारंटीज टू बैंक financing exporters which protect bank in case of losses from their advances to exporters। तो दोनों प्रॉब्लम का समाधान हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ECGC ने क्या कर रखा है, इसने आपका जैसे ये बहुत सारे एक्सपोर्टर को ब्लैकलिस्ट पे करता है, ठीक है, या फिर आपका कंट्री वाइज आपका 7 ग्रुप्स आपके बनाए हुए कि अगर आप इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका जैसे कुछ आएंगे आपका किस में, लो रिस्क में, ठीक है, आपका इनसिग्निफिकेंट रिस्क आपका, ठीक है। तो ऐसे 7 कैटेगरीज आपको मिलेंगे। द 7 रिस्क कैटेगरीज ऑफ ECGC एज फॉलोज, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट रिस्क, जहां पे मतलब कुछ कंट्रीज जो A1 कैटेगरी के अंदर आएंगे, जहां से डिफॉल्ट या हमारे जो कंट्री रिलेशन है दे आर वेरी गुड, ठीक है, तो डिफॉल्ट चांसेस कम है, तो प्रीमियम भी क्या होगा वहां पे कम होगा, ठीक है। दूसरा
आपका जैसे लो रिस्क है, ठीक है, देन आपका मॉडरेट रिस्क है आपका B1, देन मॉडरेट रिस्क B2 है, मॉडरेटली हाई रिस्क C1, आपका हाई रिस्क C2 और आपका वेरी हाई रिस्क D, आपका जिसमें D कैटेगरी में रखा गया। दैट मींस यहाँ पे प्रीमियम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, या ECGC विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट मत करो, सिंपल सा, ठीक है। सो ECGC अडॉप्ट 7-fold क्लासिफिकेशन कवरिंग presently 239 countries, मतलब ये जो 239 countries हैं, they get classified among these 7 different categories. It update and publish the country risk classification on quarterly basis. The country risk classification as on 21 has 207 countries open cover category with risk classification of A1, ठीक है, 207 countries. आपका B2 के अंदर आपका A1 to B2 आपका सॉरी, ठीक है, 20 A1 to B2 आपका कितने 207, 22 countries related rated between C1 and C2, आपका place restricted cover group 1 team, whereas 10 countries rated D and place in restricted cover 10 पर्टिकुलर, मतलब यहाँ ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सजेस्ट किया गया भैया आप यहाँ पे क्या करो, इनको अगर हो सके तो क्या करें, आपका अवॉइड करें, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है आपका रिस्की एरियाज आपके। सो दिस क्लासिफिकेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर दिस वन। ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, सो यू कैन चेक ऑन योर, आपका नंबर पूछेगा नहीं बिकॉज इट इज ये फ्रीक्वेंट चेंज वाला आपका एरिया है, तो बहुत कम चांसेस आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। सो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस आपका गुड्स और इसके अलावा रिसीवेबल्स, ठीक है। सो लॉस और डैमेजेस और मरीन इंश्योरेंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज रिस्क एंड पेमेंट रिस्क, ठीक है, हेजिंग बाय ऑथराइज्ड डीलर्स और क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है। तो क्रेडिट इंश्योरेंस एंड अदर्स जो आपका यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स जल्दी से एक बार नजर डालते हैं, आई होप अब ये समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है, आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे इसको। एंड आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर PDF आल्सो, सो जहां से आप चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेड, ये स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, हाँ, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। To assist Indian exporters in managing their credit risk by providing timely information on credit worthiness of buyers, bankers and countries, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। ECGC क्या काम कर रहा है आपका यहाँ पे, जो बायर कंट्री है, जैसे भी रेटिंग हमने बात किया, और सब इवन आपका कुछ बायर्स जिनके लिए एक्सपोजर लिमिट पॉलिसी भी आपकी होती है, उनको भी रेट करने का काम भी करा होता है। तो जो एक्सपोर्टर्स है उनका आधा काम यहाँ से हो जाएगा, जो हमारे बैंक भी करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर्स, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंडियन एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट अनफोर्सीन लॉसेस विच मे अराइज ड्यू टू फेलियर ऑफ द बायर्स, ठीक है, जैसे कंट्री रिस्क और आपका काउंटर पार्टी रिस्क। टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट बैंक फाइनेंस to the Indian exporters by providing a surety insurance cover for the bankers at competitive rates। वो बोलता है कि आप उनको फाइनेंस करो, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट चार्ज विल बी वेरी मिनिमल एंड विच गोज टू दी, वो चार्ज भी जो आपका प्रीमियम भी होगा वो कौन देगा, आपका एक्सपोर्टर देगा, ठीक है। टू एजुकेट द कस्टमर्स बाय कंटिन्यूअस publicity and effective marketing as well. So these are some core objectives of the ECGC आपका, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है। ECGC का अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये सारी पॉलिसीज नहीं पढ़नी, जिसमें जैसे स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर आपका जैसे स्मॉल पॉलिसी, आपका जैसे बायर्स क्रेडिट है, सॉरी देयर इज अ एक्सपोजर पॉलिसी, आपका टर्नओवर, ऐसे अलग अलग कैटेगराइजेशन जो आपके कोर्स करिकुलम के अंदर देखें, अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो ECGC लिमिटेड आपका, अगर हम लोग बात करें जैसे पॉलिसी, ECGC शॉर्ट टर्म टर्नओवर बेस्ड आपका, ठीक है, जिसमें आपका शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पॉलिटिकल एंड काउंटर पार्टी दोनों को कवर करेगा, अभी हम इस पे आएंगे, ठीक है। स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी, ठीक है, जहां पे अमाउंट्स के हिसाब से चीजें आपकी होंगी, ठीक है। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, सर्विसेज पॉलिसी, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी आपका, ये ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनका एनुअल आपका जो प्रीमियम है दैट इज मोर देन 10 लाख, ठीक है, मतलब ऐसे वैल्यू एक्सपोर्टर जो ECGC को 10 लाख या उससे ज्यादा का प्रीमियम दे रहे हैं एक साल भर में, तो उनके लिए उसने बनाया है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, जहां पर उनको आपका रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर्स, आपका कुछ बायर्स डिसाइडेड है अलग अलग कंट्रीज में, मतलब उनको अगर आप करते हो तो उसके लिए रिलैक्सेशन, ठीक है।
आपका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर बेस, आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, आपका फैक्टरिंग अदर्स, ये सारी सर्विसेज। तो कुछ आपके जो पॉलिसीज जो आपका पार्ट है, जैसे आपके बुक के अंदर में अगर देखूंगे, सम ऑफ द मेन पॉलिसीज ऑफर्ड बाय ईसीजीसी टू एक्सपोर्टर्स, जैसे आपका स्टैंडर्ड पॉलिसी टू एक्सपोर्टर्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट पेमेंट रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट, पहला। दूसरा आपका स्मॉल क्रेडिट पॉलिसी, which is we will go through these particular one in detail also, okay? Which is basically standard policy, short term policy, small exporter policy, which is part of standard policy, okay? But incorporating certain improvements in the term cover to enable to encourage small exporters. Specific shipment policy designated to protect exporters in India against payment risk involved in, जैसे आपका एक्सपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स, इंश्योरेंस ऑफ बायर्स क्रेडिट और लाइन ऑफ क्रेडिट, सर्विस रेंडर टू फॉरेन पार्टीज, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ट्रंकी प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग अब्रॉड, इसके अलावा एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर्स, export turnover policy, buyer exposure policy, consignment export, multi buyer exposure policy, IT enabled services policy for SMEs, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी। इनके अलावा द मेन द इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय ईसीजीसी फॉर बैंक, मतलब बैंकों के द्वारा जो फाइनेंसिंग आपका की जाती है किसको, एक्सपोर्टर्स को। तो वहां पे कौन कौन सा, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस ऑफ बैंक, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट, ECIB, WTPC जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक होल टर्नओवर, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी, एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी, ट्रांसफर गारंटी, ओके। सो दीज आर सम एरियाज जो, मतलब ये पॉलिसीज क्या है कि इफ बैंक इज प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ facilities to the exporter, so ECGC will cover those kind of, like if there is any kind of default under these particular circumstances, so ECGC will provide money to the bank। ठीक है, इस तरीके से जो आपका सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है दैट इज स्टैंडर्ड पॉलिसी, क्योंकि इसी से लिंक आपके बहुत सारी पॉलिसीज है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड पॉलिसी मतलब इसके अंदर बहुत सारी सेट ऑफ पॉलिसीज है, ठीक है। सो द स्टैंडर्ड पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी प्रोवाइड कवर फॉर एक्सपोर्टर्स फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स। तो जिसमें आपका पहला पॉलिसी क्या है, शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे ओवरऑल रिस्क आपका, जिसमें बोथ कमर्शियल और आपका पॉलिटिकल, मतलब कमर्शियल मींस जो बायर्स आपका काउंटर पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं उसका वजह से डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। इनएबिलिटी टू पे बाय द बायर्स, पहला। और पॉलिटिकल रिस्क इज इक्वल टू कंट्री रिस्क, अगर कंट्री सर्कमटेंसेस में कोई चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, ठीक है। इसके अलावा शिपमेंट आपका पॉलिटिकल रिस्क ओनली, यहाँ पे सिर्फ, और मतलब इस केस में क्या होगा, एक और स्मॉल पॉलिसी जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव ना होकर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क को कवर किया जाएगा, ठीक है। जिसमें जैसे सपोज दैट एलसी ऑलरेडी है आपका एक्सपोर्टर के पास, अब उसको कमर्शियल रिस्क की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है सिर्फ क्योंकि उसको प्रॉमिस हुआ है बैंक के द्वारा कि उसको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको जरूरत है पॉलिटिकल रिस्क को कवर करने की, सो दे कैन गो फॉर शिपमेंट पॉलिसी रिस्क टू कवर ओनली पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, राइट। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट आपका, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी टू कवर बोथ कमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका जब से कॉन्ट्रैक्ट बना है बायर सेलर आपका, ठीक है, वहां से आपका टिल दी पेमेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल रिस्क आपका विच विल कवर पॉलिटिकल ओनली। ध्यान से इनको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, आप मतलब इसको पूरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 100% कंफ्यूज होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जब प्रैक्टिस पे आएंगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। सो ये दो मेजर पहलू आपका जिनके ऊपर बात हो रहा है। सो कमर्शियल इट इज समथिंग रिलेटेड टू बायर्स कंडीशंस, उसको जो बायर्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, सो दैट इज कमर्शियल। पॉलिटिकल वी नो इट इज कंट्री रिस्क, राइट। So covering insolvency of the overseas buyers, protected default buyers, overseas buyers to pay for goods accepted by him within a specified period, usually 4 months from the date of from due date आपका, ठीक है, जो भी उसने पेमेंट का वादा किया था। Political risk which cover
imposition of restrictions on remittance by government in buyer's country, or any government actions which may block or delay payments to exporters, war, revolution और civil disturbance in buyer's country also। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका जो इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे कमर्शियल और पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इज इक्वल टू आपका कंट्री रिस्क और कमर्शियल इज इक्वल टू योर आपका काउंटर पार्टी रिस्क। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सो स्टैंडर्ड पॉलिसी डू नॉट कवर फॉलोइंग रिस्क। अब ये आपके लिए एक लिस्ट मैंने बना के रखी है जहां से थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट मिलते हैं तो उससे आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, सो कमर्शियल डिस्प्यूट रेज बाय बायर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बायर ने बोला यार कि आपने 1 लाख बोला था, आपने 80,000 भेजे हैं। ठीक है, या आप मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ था उसमें 1 लाख था, 80,000 भेजे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या अदर्स कोई भी ऐसी सिचुएशन। ठीक है, वो या इवन आपका जो ऑपरेशंस आपका, जैसे जिसको हम लोग बिजनेस रिस्क आपका बोलते हैं। ठीक है, जैसे बायर सेलर के बीच में आपका हुआ, अब बिजनेस रिस्क हो गया, मतलब जो सेलर था, एक्सपोर्टर था, उसके उसमें एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, कोई ऑपरेशन, दीज आर नॉट गेट कवर्ड अंडर दिस। ठीक है, कॉजेज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड्स आपका। ठीक है, buyers failures to obtain necessary import or exchange authorizations from the authorities in the country। ठीक है, तो आपका जो बायर्स वो अपनी कस्टम से चीजों को नहीं ले पा रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर्स और कलेक्टिंग बैंक आपका। ठीक है, सो ये आपका कवर नहीं होगा। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क आपका इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज डू रिमेंबर दिस। ठीक है, अगला आपका था स्टैंडर्ड पॉलिसी शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। अब ये किसके संबंध में है, किसके अराउंड है? जैसे एक आपका था ओवरऑल, दूसरा आपका था कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड, अब ये है आपका शिपमेंट के अराउंड। कॉम्प्रिहेंसिव मींस बोथ कमर्शियल एज वेल एज आपका कंट्री। सो इशूड बाय द कॉर्पोरेशन टू एक्सपोर्टर्स is a declaration type of policy and is issued to cover shipment that may be made a period of 24 months ahead। ठीक है, सो स्मॉल पॉलिसीज। अब स्मॉल पॉलिसीज जो पार्ट है आपका स्टैंडर्ड पॉलिसीज का। ठीक है, सो स्मॉल पॉलिसीज इज डिफाइंड एज एक्सपोर्टर whose anticipated total export turnover for the period of 12 months is not more than 50 lakhs। ठीक है, तो जिनका टर्नओवर क्या है 50 लाख से ज्यादा नहीं है 12 महीने के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सो दे आर जनरली डिफाइंड एज, मतलब ऐसे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए क्या आता है आपका स्मॉल पॉलिसी। ठीक है, द पॉलिसी प्रोवाइड कवर अगेंस्ट कमर्शियल रिस्क कवरिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, फेलियर ऑफ बायर्स टू मेक द पेमेंट ड्यू विद इन 2 months। जैसे वो आपका 5 months था, यहाँ पे आपका 2 months। ठीक है, फ्रॉम द ड्यू डेट। ठीक है, ये आपका जैसे एक हमने पढ़ा था ना, अगर आप लोगों को याद होगा कहाँ पे था, स्टैंडर्ड विद इन 4 months, सॉरी। ठीक है, सो इट वाज स्टैंडर्ड पॉलिसी आपका 4 months और ये आपका 2 months, क्योंकि छोटे मोटे बायर हैं आपके एक्सपोर्टर्स हैं, इनको वर्किंग कैपिटल और इनका डिपेंडेंसी उस पर होता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड कवर अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, तो ये भी आपका कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों को ही कवर कर रहा है। ठीक है, कवरिंग जैसे इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट of the buyer's country or any government actions which may back or delay, block or delay the transfer of payments made by the buyers, war, civil war, revolution, this new import restrictions। तो ये आपका सेम है, पॉलिटिकल में जो चीजें वहां पे थी वही आपका यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, अगला स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी। ठीक है, आपका स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी शॉर्ट टर्म, एक और पॉलिसी आपका। ठीक है, so the specific shipment short-term policy provide cover against commercial and political risk involving exporter of goods on short-term credit not exceeding 180 days आपका। ठीक है, so 180 दिनों के भीतर आपका जो है उसी को आपका ये कवर कर रहा होता है। ठीक है, so cover under the these policies can be taken for shipment made to or made or to be made by exporter to buyers under a contract. These policies be availed by the exporters who do not hold comprehensive policy covering shipment in specific contract। ठीक है, so short term policies could be जैसे specific shipment policy covering commercial and political risk, specific shipment political आपका risk जैसे वहां पे था। ठीक है, specific shipment insolvency, default of LC और opening bank and political risk policy। ठीक है, तो
तो ये सारे आपका, जैसे वहां पे सेम चीज, अब यहाँ पे चीजें आपको लग रहा होगा कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर एक पॉलिसी के अंदर जो फीचर्स छोटे छोटे चेंजेस हैं, अदरवाइज ज्यादातर चीजें आपको सेम मिलेंगी। कमर्शियल रिस्क कवर बाय शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। कमर्शियल रिस्क में क्या क्या चीजें निकालेगा? इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर्स, जैसे वहां पे भी था। फेलियर ऑफ बायर टू मेक पेमेंट्स, वहां पे भी था। बायर्स फेलियर टू एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो दीज आर दी आपका जो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और प्रायर पीरियड नॉर्मली 4 मंथ्स, आपका जो ड्यू डेट है वो सेम रखा गया। पॉलिटिकल रिस्क कौन कौन से कवर करेगा? सो इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट ऑफ द बायर्स कंट्री, war, civil revolutions and others, ठीक है। New import restrictions or cancellation of a valid import license, interruption of voyages outside India and others, ठीक है। Any other cause of loss occurring outside India not normally insured by general insurance and beyond the कंट्रोल ऑफ बोथ एक्सपोर्टर एंड बायर्स, आपका ठीक है। तो ये भी आपका, ये दोनों ही आपका डिट्टो सेम है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं। अगर वो पॉलिटिकल रिस्क कवर करे, दैट मींस दे आर गोइंग टू कवर दीज पर्टिकुलर थिंग। अगर वो आपका कमर्शियल रिस्क कवर कर रहा है, तो वो आपका इन सब चीजों को कवर कर रहा होता है, ठीक है। स्मॉल पॉलिसी, स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू, कौन कौन से आपका नहीं कवर करेगा? कमर्शियल डिस्प्यूट इंक्लूडिंग क्वालिटी डिस्प्यूट रेज बाय द बायर्स, वहां पे भी था, ठीक है। इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट ऑफ एनी एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर्स ऑफ कलेक्टिंग बैंक, ये वहां पे भी था। बायर्स फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी इंपोर्ट और एक्सचेंज ऑथराइजेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑफ हिज कंट्री, वहां पे भी था, ठीक है। तो ये आपका जो इस तरीके से रहेगा, तो ये खाली मतलब एक वो एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज फॉर ऑल, ठीक है, जनरली। और ये आपका ऐसे एक्सपोर्टर जिनका 12 मंथ में 50 लाख से नीचे का टर्नओवर है उनके लिए। स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी डज नॉट कवर, जैसे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, वहां पे भी थे। फेलियर ऑफ एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ हिज पार्ट, नॉन पेमेंट अंडर एलसी ड्यू टू एनी डिस्क्रिपेंसी प्रिंट पॉइंटेड आउट बाय द एलसी ओपनिंग बैंक, ठीक है। तो ये अगर एलसी डिफॉल्ट होगा तो ईसीजीसी विल नॉट पे, ठीक है। सो वो आपका जो एडवाइजिंग जो ओपनिंग बैंक है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओपनिंग बैंक, क्योंकि उसने वो सारे जो क्रेडिट चेक या अदर्स है वो उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अब अगली पॉलिसी हमारे पास है एक्सपोर्टर्स स्पेसिफिक बायर्स, आपका ठीक है। एक्सपोर्टर्स स्पेसिफिक बायर्स बायर वाइज पॉलिसी, ठीक है। एक्सपोर्टर्स स्पेसिफिक बायर वाइज पॉलिसी शॉर्ट टर्म प्रोवाइड कवर टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर बायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स का लिस्ट है, ठीक है। उन बायर्स को अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो एक मतलब जैसे जनरल क्या हो गया, एक नॉर्मल ट्रेड हो गया। अब यहाँ पे ईसीजीसी ने लिस्ट आउट किया कुछ बायर्स को, या बैंक रिकमेंड करता है उनको, अगर आप ये फाइनेंसिंग करते हो तो उसके लिए काम करेगा। ऑल शिपमेंट टू बायर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ whom the policy is issued will have to be covered. However, there is a provision to permit exclusion of shipments under LCS, ठीक है। Exporters specific buyer policy, these policies are 3 type, जैसे बायर्स कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क, पहला कॉमन। दूसरा आपका पॉलिटिकल रिस्क ओनली, ठीक है। तीसरा बायर वाइज इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट ऑफ एलसी, ओपनिंग बैंक एंड पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। पहला सेम, दूसरा सेम, ये हमने पास्ट में भी वो स्टैंडर्ड पॉलिसी था या स्मॉल पॉलिसी था, दोनों में सेम था। इसमें क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट ऑफ एलसी, जो ओपनिंग बैंक है वो अगर डिफॉल्ट करा तो वो भी कवर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉलिटिकल रिस्क आपके होंगे। तो मतलब होता है ना, हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाए गए हैं, तो जिसकी जो सुटेबिलिटी है उसके हिसाब से वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। बायर्स एक्सपोजर पॉलिसी, ठीक है। अब अगला, ठीक है, वेरिएंट टू दिस पॉलिसी इज बायर एक्सपोजर्स पॉलिसी। This is specifically designed for a large exporters to enable them to cover their exposures on a particular buyers on the basis of expected exposures. So two type of exposure policy. One is covering the risk on a specific buyers, and another one is covering the risk on all buyers are offered, ठीक है। तो यहाँ पे एक specific और आपका एक all buyers, ठीक है। So export turnover policy is आप अगला जो है आपके पास एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है ये नंबर खासकर, ठीक है। सो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी इज अ वेरिएशन ऑफ द स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर विच benefit of large exporters who contribute not less than 10 lakh per annum toward the
प्रीमियम टू दी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनका जो टर्नओवर है आपका 10 लाख या उससे ज्यादा का हो रहा है पर एनम आपका, जिससे मतलब 10 लाख से ज्यादा का प्रीमियम ये दे रहे हैं किसको, ईसीजीसी को, तो उनके लिए अलग से पॉलिसी, तो उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने चाहिए। ठीक है, so therefore all the exporters whose turnover is likely to exceed the premium payable ECC 10 lakh in a year are entitled to avail this particular one। ठीक है, ECGC प्रोडक्ट फॉर बैंक। अब अगला पार्ट जो हमारा है दैट इज ECGC प्रोडक्ट फॉर बैंक। अभी तक हमने ECGC जो पॉलिसीज हैं, सो जो आपका जो एक्सपोर्टर्स हैं दे कैन डायरेक्टली टेक फ्रॉम द ECGC। अब बैंक अगर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या क्या रहेंगे थे। So while it is essential that exporter continue to get timely and adequate export credit both at pre-shipment and post-shipment stages, ये हमने पढ़े हुए हैं पिछले उसमें, नहीं है, प्री-शिपमेंट में हमने पैकिंग क्रेडिट आपका पढ़ा था, पोस्ट-शिपमेंट में हमने पढ़े थे बहुत सारे, जैसे जो अल्टरनेटिव सोर्स फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ये सारे जो भी एरियाज थे। ठीक है, और बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन बिल्स, जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, सो दैट the best possible potential for exporters can be realized, bank will be willing to release such facilities freely only if the advances are utilized properly and realized in time basis, otherwise बैंक भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट, जैसे पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, जो क्या है आपका, जो प्री शिपमेंट लोन हमने जो पढ़ा था। ठीक है, 90 डेज वाला। एक्सपोर्टर्स प्रोडक्शन फाइनेंस अगेन सेम यूज से। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, एक्सपोर्टर फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्टर परफॉर्मेंस गारंटी, एक्सपोर्टर फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी। सो दीज आर सम एरियाज, मेजर पॉलिसीज जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ECGC with the intention of giving protection to the bankers against losses on account of their financial lending to their exporters clientele has been providing credit insurance to financial institution banks also। This in turn lead to an additional security for bankers and thus translate into adequate financial support to the exporters। अगर बैंक प्रोटेक्टेड रहेंगे तो उनको एक्सपोर्ट फाइनेंस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जिसमें आपका पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस पहला पॉलिसी था। ठीक है, सो एनी लोन गिवन टू एक्सपोर्टर्स फॉर द मैन्युफैक्चरर processing, purchasing or packing of goods meant for export against a firm order or letter of credit qualify for packing credit guarantee। पहला, ठीक है, आपका it is issued for a period of 1 year against a proposal made for a purpose and cover all advances that may be made by the bank during the period to a given exporters within एन अप्रूव लिमिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनरली क्या है ना कि जैसे आपका जनरल अगर हम इसको बात करते हैं, जैसे जो आपका प्री शिपमेंट लोन है, इट इज यूजुअली वर्किंग कैपिटल सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एंड इट इज फॉर 90 डेज, एक एक्सपोर्ट पे जो रहता है एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट। बट ये जो पॉलिसी कवर देगा वो किस तरीके से एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर दिया जाएगा और उसके हिसाब से 1 साल के लिए उसको आपका इश्यू किया जाता है। ठीक है, packing credit insurance, the claim is payable in case of pre-shipment credit granted is not paid within 4 months। Again same time है तो याद करना आसान हो जाएगा, from the due date of the loan bank is required to notify the limit sanction to the exporter customers within 30 days of the sanctions and bank are required to take approval of the corporation if they exceed an agreed value which is known as discretionary limit। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DL लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी लिमिट आपका, दिस इज अ लिमिट which is decided by the or negotiated between bank and ECGC corporation जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मतलब ECGC ने क्या बोला है कि जैसे ECGC ने एक बैंक को दिया कि 1 करोड़ का आपका DL लिमिट है। ठीक है, सपोज दैट किसी स्पेसिफिक एक्सपोर्टर पे या बैंक वाइज आपका, तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन दे रहे हो एक्सपोर्टर को, सो यू डू नॉट नीड टू चेक विद ECGC, आपको कोई फर्दर अप्रूवल लेने या इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन सिंपली ग्रांट दैट पर्टिकुलर लोन टू द एक्सपोर्टर्स और अगर डिफॉल्ट होगा सो वी विल कवर, जो आपका प्रीमियम जो है वो पे अगर हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। अब अगर एक्सपोर्टर को चाहिए 1 करोड़ 20 लाख का, ठीक है, प्लस 20 लाख और चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लाइक बैंक कैन नॉट ग्रांट दिस एंटायर मनी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले
ईसीजीसी से आपका क्या करेगा, आपका परमिशन लेगा, देन ओनली ही इज अलाउड। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी लिमिट या डीएल लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन फाइनेंस गारंटी अगला स्कीम जो था, ठीक है, दिस गारंटी कवर द advances given by bank against incentives or receivables at the pre-shipment stage। ठीक है, सो जैसे आपका एडवांस पेमेंट्स हैं या ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं अदर्स, while the extent of cover and the premium are same as for the packing credit insurance, bank having ECIB, WT, PC आपका are eligible for the concessional premium rate and हायर कवरेज है। सो ठीक है, ये फुल फॉर्म हमने आगे पीछे देखे भी था आपका। ठीक है, सो इट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट आपका समथिंग, ठीक है, जस्ट मिस दैट वन। ठीक है, मतलब पैकिंग क्रेडिट आपका, इट वाज पैकिंग क्रेडिट समथिंग। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इंश्योरेंस। ठीक है, सो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इंश्योरेंस, अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज इज एलिजिबल टू ऑब्टेन whole turnover cover for all accounts ECBIB whole turnover आपका PS post sales और post shipments। The period of cover is 12 months and all post shipment advances granted to exporter by a way of purchase, discount, negotiation of export documents or advances granted against export bill sent on collection basis as per RBI guidelines are eligible to covered by this particular insurance। तो जो मतलब जो बिल्स रिसीवेबल्स थे उनके अगेंस्ट में, जैसे देयर इज अ एक्सपोर्टर जिसको आपका 10 मिलियन यूएस डॉलर मिलने वाले हैं। ठीक है, 10 मिलियन यूएस डॉलर इसको आपका मिलने वाले हैं, बट ही इज गोइंग टू रिसीव दिस पर्टिकुलर वन आफ्टर 6 मंथ। तो उसने क्या करा, बैंक से एज अ फैक्टर आपका बैंक को फैक्टर अपॉइंट किया और इसके अगेंस्ट में उसने लोन ले लिया 80% 70% जो भी अमाउंट था। ठीक है, तो इसको आपका दैट इज जनरली पार्ट ऑफ post shipment export credit insurance। The extent of cover varies from 90 to 95% in respect of exporters who are policy holder of ECGC and 50 to 75% for non-policy holders depending upon the claim premium ratio of the bank। ठीक है, तो अगर वो ECGC का मेंबर है ऑलरेडी तो यहाँ पे इतने तक का कवर, और अगर नहीं है तो आपका इस तरीके से रहेगा। फॉर बिल ड्रॉन ऑन एसोसिएट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कवरेज is 60%, of non-policy holders it is 50%। ठीक है, export finance overseas lending guarantee, I guess this was the last one। ठीक है, so if a bank financing an overseas project involving in foreign currency loans to the contractor, it can protect itself from the risk of non-payment by the contractor by obtaining export finance ओवरसीज लैंडिंग गारंटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वो दूसरे कंट्री में कोई कंस्ट्रक्शन या अदर्स उनका काम हो रहा है एक्सपोर्टर के द्वारा, तो उसको भी इस पॉलिसी के थ्रू आपका कवर किया जा सकता है अगर बैंक उसको फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, द प्रीमियम ऑन सच गारंटी आर पेएबल इन इंडियन रुपी। ठीक है, तो जो आपका बायर होगा पॉलिसी, दे हैव टू मेक पेमेंट इन INR। ठीक है, अब आता है क्लेम्स पे। ठीक है, तो अब क्लेम्स जो हमारा लास्ट सब टॉपिक था, क्लेम इज बेसिकली जब अगर डिफॉल्ट की सिचुएशन हो जाती है तो अब वो अनसर्टेनिटी, व्हेन दैट अनसर्टेनिटी बिकम रियलिटी, सो वी हैव टू अप्लाई फॉर दिस वन। ठीक है, तो जिसमें एक्सपोर्टर टू सबमिट द क्लेम फॉर्म विद इन 12 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द अनपेड बिल्स एंड इंश्योरिंग दैट द प्रीमियम ऑन द पॉलिसीज आर अप टू डेट। पहली चीज आपका, ठीक है, so exporters to submit the claim from claim form within 12 months from the due date of the unpaid bill। जैसे आपका आज आपका वो ड्यू डेट है, तो आज के अगले मतलब 1 साल का समय उसको दिया जा रहा है टू सबमिट दैट पर्टिकुलर ड्यू डेट के 1 साल तक का समय। ठीक है, जो बहुत बड़ा समय होता है। ठीक है, क्लेम विल नॉट बी सेटल्ड बाय ECGC फॉर मोर देन 4 बायर्स ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। ठीक है, अब जैसे मतलब इसने 4 अलग अलग पॉलिसीज के लिए लिया है। ठीक है, जैसे मतलब एक एक्सपोर्टर था, ठीक है, जिसने आपका एक्सपोर्टर है कोई आपका, जिसने ABCDEF इनके लिए आपका इसने प्रोटेक्शन परचेज किया था ECGC में से, सारे डिफॉल्ट हो गए। ठीक है, तो ये आपका ECGC क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 के लिए आपका देगा, ये 2 का क्लेम आपका
वो प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। तो वो समझ गया कि आप ऐसे हो कि आप सिर्फ डिफॉल्ट ही करते हो, ठीक है, अगर ऐसा है तो। क्लेम विल बी पेड डायरेक्टली टू द बैंक हु हैड हैंडल्ड द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये एक चीज और इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि यहाँ पे जो क्लेम अमाउंट है वो एक्सपोर्टर को नहीं जाएगा, बल्कि वो किसको जाएगा, जो बैंक जिसने वो एक्सपोर्ट आपका, जैसे जो भी जो पूरा ऑथराइज डीलर जो बैंक का जो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन देख रहा है, बैंक कैन अप्रोप्रिएट द क्लेम अमाउंट डायरेक्टली टू पोस्ट शिपमेंट्स एडवांस अकाउंट इफ एनी आपका, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी उसका एडवांस अमाउंट है तो उसको अपना ले सकता है उसमें से। Settlement of claim amount by ECGC does not receive the exporters of the responsibility of realizing the proceed and all future recoveries to the to be shared with the ECGC on pro rata basis as and when received. अगर कोई आपका देखो दोबारा से पढ़ो, सेटलमेंट ऑफ क्लेम अमाउंट बाय ईसीजीसी डज नॉट रिलीव द एक्सपोर्टर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिल गया तो आप शांत हो जाओ, ठीक है। रियलाइजिंग ऑफ प्रोसीड, अगर आपको मिलता है कल के डेट में, सो यू हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो फर्दर रिकवरीज टू बी शेयर्ड विद द ईसीजीसी ऑन अ प्रो रेटा बेसिस एज एंड व्हेन रिसीव, ठीक है। तो अगर वो उस पर आपका जो भी केस चल रहा है, अगर वो रिसीव होता है, सो यू हैव टू रिपोर्ट विद दिस, ठीक है। सो एक ये कुछ लाइन आपके उसमें लिखी गई, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट विद द रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, एक्सपोर्टर टू सबमिट क्लेम फॉर्म विद इन 12 मंथ्स, ये हमने डिस्कस किया। क्लेम विल नॉट सेटल ईसीजीसी फॉर 4 बायर्स, इंपॉर्टेंट है। क्लेम विल बी पेड डायरेक्टली टू अ बैंक who had handled the export documents. Bank can appropriate to claim amount directly to post shipment advances if any, ठीक है। इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ क्लेम बाय ईसीजीसी दिस, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट ये सारे स्टेटमेंट जिनको कवर अप किया था, ठीक है। So very first question, which of the following best describe the primary function of export credit insurance provided by ECGC? तो ECGC आपका जो कि कहीं ना कहीं like how basically ECGC work, basically it provide insurance to bankers or to bank basically, while they provide any kind of credit facility to the exporters. So the general idea is to boost India's export or to help out exporters so they can achieve timely or adequate credit for their export activities, ठीक है। तो व्यापार जो आपका निर्यात है उसको करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो उनको टाइमली क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो नाउ हाउ इट इज लिंक, ठीक है। सो बेसिकली अगर खाली बैंक आपका इंश्योरेंस देंगे इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, सो व्हाट विल हैपन कि आफ्टर अ टाइम कहीं ना कहीं जो बैंक है आपका दे जैसे जिन कंट्रीज में ज्यादा रिस्क है या फिर आपका जिन एक्सपोर्टर से पास्ट में डिफॉल्ट हुए हैं, ठीक है, तो उनको दोबारा से लैंडिंग नहीं करेंगे या दे lend or they'll provide less credit to the exporters, ठीक है। and export is very important for any economy, so as for Indian economy as well, ठीक है। तो कहीं ना कहीं what ECGC do, they generally encourage banks कि आप एक्सपोर्टर्स को आपका फाइनेंसिंग कीजिए एंड आस्क फॉर सम प्रीमियम, उस फाइनेंसिंग का आप इंश्योरेंस कराइए एंड वी विल अगर कल के डेट में कोई डिफॉल्ट होता है सो वी विल पे द क्लेम इन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ अ रिस्क शेयरिंग बेस्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% होता है, इट इज अराउंड लाइक 90 to 95% risk which is generally borne by the ECGC, remaining that generally belongs to bank, ठीक है। so ECGC not going to cover the 100 one but it is like 90 to 95%, ठीक है। so to eliminate all financial risk associated with foreign trade transaction, no. To protect exporter from financial losses, to non-payment of buyers or externalization issues, बिल्कुल सही आपका। externalization issues is basically जैसे आपका sometime like in recent we have some examples like Sri Lanka, Maldives, so their country wise reserve, they are lacking in reserve system, ठीक है। उनके इकोनॉमिक रिजर्व आपके खत्म हो गए, ठीक है, एंड दे वॉन्ट बी एबल टू कन्वर्ट द करेंसी, तो वहां के जो एक्सपोर्ट्स वाले हैं वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ इशू, तो मेजरली इट कैन बी कैटेगराइज्ड बिटवीन टू पार्ट, वन इज आपका कमर्शियल रिस्क, अनदर वन इज political or country risk, ठीक है। so B will be right answer for this particular one. So export credit insurance provided by ECGC Limited is designed to protect exporters from financial losses like पहले आपका buyers failure to pay due to insolvency or default,
पॉलिटिकल रिस्क आपका सच एज वॉर, सिविल डिस्टर्बेंस और गवर्नमेंट restrictions that prevent payments. Then externalization problem where the buyer's country face foreign exchange shortage or restrictions on remitting funds आपका, ठीक है. So these are some major risks which are generally covered by the ECGC through their various policies, ठीक है. If we talk about the simple things key, like what are the major risks which generally which are generally part of this foreign trade. So here we have a list, okay. So credit risk, which is also known as your commercial risk, okay. So the default made by the buyer. Country risk, any changes in the political scenario of that buyer's country. Let's say there is a war situation or there is a conflict between buyer, importer and exporter country, ठीक है. So currency exchange आपका ये एक बड़ा रिस्क होता है, but it is not get covered through the ECGC policies in most of the cases, ठीक है. Legislative आपका different laws, political which is linked to this one, ठीक है, similar kind of में, और कुछ और भी आपका जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. Majorly आपका commercial and political risk, and most of the time they are generally get covered through the आपका दो मेजर रिस्क आपका कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एंड आप इसको कंट्री रिस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो जहां पे दीज आर द रिस्क सच एज नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, central bank exchange regulation or ban on sale of certain product in specific countries. It also relate to development in country of buyer or seller, leading to default in export or payments. This would be due to uncertainty in law, uncertainty in financial position of the countries, in harmonious relationship between countries, or fluid political situation. ठीक है, जैसे in harmonious relationship we have India, this Maldives, like 1 year ago, ठीक है. Political fluid, we have Sri Lanka again 1 year ago here. So countries bad forex reserve position could lead to shortage of foreign exchange and inability to buy foreign exchange, resulting in externalization issues. So these are some major issues which generally exporters may face, and they get mitigated through the insurance which is generally provided by ECGC. Okay, next one. Which of the following is not covered under the standard policies of ECGC? तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड पॉलिसी, ठीक है. लाइक इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द आपका क्रेडिट और द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू द एक्सपोर्टर्स, ठीक है. तो स्टैंडर्ड पॉलिसी इज काइंड ऑफ अ कॉमन पॉलिसी ऑफ योर ECGC, ठीक है. अदर्स वी हैव स्मॉल एक्सपोर्ट टर्नओवर्स या फिर आपका स्पेसिफिक बायर्स, दीज आर जनरली कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इटसेल्फ, ठीक है. तो स्टैंडर्ड पॉलिसी होता है ना एक जनरल पॉलिसी आपका, दैट इज दिस वन, ठीक है. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर दिस? Protected default by overseas buyer, this get generally covered. Political risks such as war, civil unrest, government restrictions on remittances, it get covered. आपका exchange rate fluctuation, it is not covered under this one, ठीक है. Insolvency of overseas buyer, it get covered. तो हमारा आंसर क्या होगा आपका, ठीक है. So answer will be option C आपका, ठीक है. So majorly two type, one is commercial, buyer insolvency, pay non-payment within the agreed period. Political risk is government imposed remittance restrictions, war, revolutions, or civil disturbance affecting the payments, ठीक है. So exchange rate fluctuation risk are not covered as they are typically managed through the currency hedging instruments like forward options or these kind of contract, okay. So if you talk about the ECGC, some major policies which are the main policies offered by ECGC to their exporters, तो जिसमें आप देख सकते हैं, first one we have standard policy to exporters to protect them against payment risk involved in exports on short-term credit. Then we have small exporters policy, which is basically standard policy, but incorporating certain improvements in term of cover to enable increase small exporters. Specific shipment policy designed to protect exporter in India against payment risk involved in these four areas.
So first one is export on deferred payment. Then we have insurance for buyer's credit and line of credit, service rendered to foreign parties, construction work, and turnkey project undertaken abroad. Okay? Apart from this, we have export specific buyers, export turnover policy. ठीक है, like जहाँ पे ऐसे exporters जिनके turnovers काफी अच्छे हैं, like they are contributing 20 lakhs and above annual premium to the ECGC. Earlier it was 10 lakh. ठीक है, तो अगर हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, मे बी वी हैव मेंशन 10 लाख, इट इज 20 लाख. ठीक है, बायर एक्सपोजर पॉलिसी, बायर वाइज आपका स्पेसिफिक बायर्स या आपके उनकी जो लिमिट्स आपकी हैं. ठीक है, कंसाइनमेंट आपका, देन वी हैव मल्टी बायर्स, वी हैव आईटी एनेबल सर्विस पॉलिसी, वी हैव पॉलिसी फॉर SME, small and medium enterprises. ठीक है, the insurance product offered by ECGC to bank. So how, like, see, आपका ECGC is providing to bank कौन कौन से इसमें, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक, होल टर्नओवर, पैकिंग क्रेडिट. दूसरा आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक, export finance guarantee, export performance indemnity, export finance overseas lending guarantee, transfer guarantee. So these are the major policies or product which are generally through which basically ECGC are protecting bank when they are lending money to the exporters, and if there is any kind of default, if that, so bank they can claim like with ECGC अंडर दीज पर्टिकुलर पॉलिसीज. ठीक है, तो स्टैंडर्ड पॉलिसी सबसे ज्यादा कॉमन आपको मिलेगा. ठीक है, तो इसमें आपका जैसे शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव विच विल इंक्लूड बोथ द रिस्क, कंट्री रिस्क एज वेल एज आपका कमर्शियल रिस्क, और पॉलिटिकल एज वेल एज कमर्शियल. ठीक है, तो आप देखो कॉम्प्रिहेंसिव क्या है आपका, टू कवर बोथ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल. दूसरा शिपमेंट आपका पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल को. कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव है. ठीक है, तो कवर बोथ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टू कवर ओनली पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे, जैसे हम इंश्योरेंस में राइडर्स आपका करते हैं ना, वैसे ही आपका. ठीक है, स्टैंडर्ड पॉलिसीज डू नॉट कवर द फॉलोइंग. अब ऐसे ये जो स्टेटमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, जैसे कमर्शियल डिस्प्यूट रेज बाय बायर, जैसे आपका कोई डिफेक्ट है प्रोडक्ट के अंदर, या जो एग्रीमेंट आपका हुआ था उसका फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, अदर्स दे, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट अगर रेज किया जा रहा है बायर के द्वारा. ठीक है, कॉज इनहेरेंट इन दी नेचर ऑफ गुड्स. ठीक है, जैसे कोई पेरिसेबल गुड था वो डिस्ट्रॉय हो गया, then buyer is not making payment, so they'll not make payment against this also. Buyer failure to obtain necessary import exchange authorization from the authorities in the country, default or insolvency of any agent of the exporter or collecting bank, exchange rate fluctuation, so these are not get covered through the आपका standard policy. तो standard policy is not going, not only even a standard policy, no ECGC policy is going to cover these particular one. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. A company is exporting goods to a country that has recently imposed a ban on the import of those goods. Which category does this scenario fall under? तो क्या हो जाएगा आपका पॉलिटिकल या कंट्री रिस्क. ठीक है, तो what type of risk is this? So हम इसको किस तरीके से आपका बोलेंगे, पॉलिटिकल रिस्क के अंदर आपका कैटेगराइज करेंगे. तो जैसे आपका इंपोर्ट बैन और रिस्ट्रिक्शंस, foreign exchange remittance control, war, revolution, diplomatic tension. So these are generally comes under the government regulation, so as they are generally categorized under the political risk or country risk. ठीक है, what does risk mean in term of global trade? So risk is kind of uncertainties which are eventually disturbing the agreement between buyer and seller. ठीक है, तो आपका a specific occurrence has financial repercussions and causes loss or decrease in earnings. This is in general risk. And unpredictability or uncertainty of result in an currency, goods or things. It can be the unpredictability or illness, disability or death. No, ये इसमें नहीं आएगा. ठीक है, the unpredictable nature of business and commercial activity. B should be right answer for this particular one. ठीक है, अगर हम इस definitions के हिसाब से आते हैं. ठीक है,
So in the context of international trade, risk can be characterized as the ambiguity and unpredictability of the outcome in any currency, commodity or item associated with the trade transactions. Okay. So international trade is filled with obsolescence since buyer and sellers are spread across numerous countries, utilizing different currencies and dealing with a range of laws and geopolitical situations. Take the next one. Which of the following is a major buyer risk faced by exporters in foreign trade? तो buyer risk में आपका क्या हो सकता है? It can be about the आपका default और remittances इनके around, ठीक है? So मतलब buyer risk में simply आपका जैसे जो buyer है he is not making the payment, ठीक है? So that is one. Seller risk क्या हो जाएगा आपका? वो आपका जो goods है उनको नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है? कंट्री के वजह से या अदर्स जो होंगे, ठीक है? सो एक्सपोर्टर फेल टू ऑब्टेन एन इम्पोर्ट नहीं आपका, दिस इज सेलर्स आपका, दिस इज सेलर्स इज फॉरेन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन आउटवर्ड रेमिटेंसेस अगेन आपका एक्सपोर्टर्स, बायर एक्सेप्टिंग शिपमेंट बट फेलिंग टू मेक पेमेंट, हाँ बिल्कुल आपका सी सही आंसर होगा इस केस में आपका, ठीक है? तो बायर रिस्क विच इज फॉर एक्सपोर्टर इज नॉन पेमेंट विच कैन बी buyer insolvency, protected default where the buyer delays payment beyond the agreed time, refusal to accept goods without valid reason, ठीक है? तो वो आपका ये कुछ एरिया जहां पे ये आ सकता है. नेक्स्ट वन, which of the following best explain the operational risk is significant for foreign trade transactions? So operational risk is around the operations. जैसे in this particular case, like what can be the operational risk? जैसे seller is sending the items to the buyer's nation, ठीक है? तो जब आपका it can be related to packaging or it can be related to employee strike who generally involve in that particular one, ठीक है? और the other जो overall operations है दो इनके बीच में, ठीक है? So it result from economic instability, no. It arises from the inefficiencies or failure in process such as manufacturing, shipping or banking. It can be, ठीक है? It is caused by political and all. It is fluctuation, no. तो क्या होगा आपका correct answer? B will be right answer for this one, ठीक है? So delays in production, जैसे आपका strike at sellers factory, ठीक है? Logistical issues, disruption in transportation and all, ठीक है? Banking and documentations errors, they also can they can be part of this type of risk, ठीक है? Next one, what is the primary difference between shipment comprehensive risk policy and contract comprehensive risk policy, ठीक है? Shipment आपका जो सिर्फ it will cover the shipment time duration, ठीक है? And contract time contract comprehensive will मतलब देखो both are comprehensive policy, that means both are generally going to cover political as well as commercial risk, ठीक है? But in case of shipment, the time duration of shipment which is lesser than the contract one, ठीक है? तो contract वाले में क्या होगा आपका from the date of contract to end of the contract, ठीक है? So political as well as commercial. In this particular case, shipment comprehensive during that shipments, ठीक है? Political as well as your commercial, ठीक है? So a shipment policy cover risk from the date of shipment, while the contract policy cover risk from the date of कॉन्ट्रैक्ट. पहले ही आपका सही है, ठीक है? बिल्कुल सही है ना आपका, डेट इन कमर्शियल इन फर्स्ट वुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है? सो कॉम्प्रिहेंसिव आपका मींस पॉलिटिकल एज वेल एज कमर्शियल, ठीक है? कवर बोथ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क आफ्टर गुड हैव बीन शिप्ड, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी कवर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफरिंग प्री शिपमेंट प्रोटेक्शन एज वेल, ठीक है? जैसे ये लंबा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड लंबा होता है, आपका शिपमेंट इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट. जब आपका गुड्स बन चुके हैं उसके बाद वो आपका शिपमेंट में जा रहे हैं, ठीक है? थ्रू डॉक एंड अदर्स. सो ईसीजीसी लिमिटेड आपका जिसने बहुत सारी पॉलिसीज हमारे लिए आपका बनाई हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे हाँ, दिस वन पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो ईसीजीसी अडॉप्ट अ 7-fold क्लासिफिकेशन कवरिंग 239 countries. It updated and published the country risk classification on quarterly basis. The country risk classification as on others, जैसे आपके बुक के हिसाब से, ठीक है? So we have these categories. First one is 7 categories में आपका इनसिग्निफिकेंट रिस्क आपका जहां पे A1 में आएंगे, वेरी हाई रिस्क आपका जो किस में आएंगे, डी में आएंगे. कई बार ये आपको पूछा जा सकता है मैच करने के लिए, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस, ठीक है? सो इन जहां ऐसी कंट्रीज जहां पर रिस्क बहुत कम है, जहां पे सबसे ज्यादा है, ठीक है?
लो रिस्क आपका, देन मॉडरेट रिस्क आपका, ठीक है, मॉडरेटली लो, देन आपका मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई, देन आपका हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइजेशन किया हुआ है किसका, आपका कंट्रीज का, एंड अकॉर्डिंगली दे विल चार्ज प्रीमियम ऑल्सो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a key benefit of buyer exposure provided by ECGC, ठीक है, बायर एक्सपोजर पॉलिसी। तो यहाँ पे बायर एक्सपोजर में दिस इज समथिंग टू दी स्पेसिफिक बायर्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज, ठीक है। जिससे आपका हमने यहाँ पे कैटेगराइजेशन पढ़ा, दैट्स से देयर इज अ बायर फ्रॉम आपका कंट्री जो किस कैटेगरी में आते हैं, A1 में, ठीक है, और उस कंट्री के भी कुछ बायर्स they have very good reputations, they never made any kind of default in international trade, ठीक है। तो ऐसे उनको अगर आप क्या कर रहे हो, उनके साथ एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, सो उनके लिए हमारी ये जो पॉलिसी आपका काम करेगी, ठीक है। सो बायर एक्सपोजर पॉलिसी, it cover the risk on multiple buyers, no specific buyer होना चाहिए। It allow exporter to get coverage based on their projected export turnover, नहीं, इसके लिए export turnover policy है। It enable exporter to risk specific buyer based on expected exposure, ठीक है। तो C will be right, it guarantee fail, हाँ, so C will be right answer for this one, ठीक है। So buyer exposure policies specialized coverage for exporters with large transactions. It allow them to cover risk related to particular buyers based on expected trade volumes also, ठीक है। Next one, which of the following is not covered under post shipment export credit insurance? Which of the following is not covered under post shipment export credit insurance for a bank? So not covered under post shipment, ठीक है। So that can be part of packaging credit, ठीक है। So advance granted against bill, it is claim for more than 4, it is exporter who have defaulted on policy premium payments, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। Exporter finance for exporters who have defaulted on policy premium, this will be, ये किसी भी केस में नहीं होगा, ठीक है। Claim for more than 4 buyers, आपका ये क्लेम देखो ये क्लेम वाला पॉइंट है। क्लेम में मतलब जैसे अगर किसी एक्सपोर्टर ने आपका एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो उसने आपके जैसे 4 डिफरेंट उसने आपका लेट्स से देयर इज अ एक्सपोर्टर ए हु एक्सपोर्टेड इन 5, लेट्स से इसने आपका ये 5 एरियाज में आपका एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसमें सपोज दैट इसके 5 के 5 आपके डिफॉल्ट हो गए, ठीक है, पांचों को इसने एक्सपोर्ट किया और पांचों ने ये पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया। इन दिस केस ECGC विल मेक पेमेंट फॉर दीज 4 फर्स्ट, ठीक है, इनके लिए करेगा, इसके बाद जितने डिफॉल्ट होंगे उनके लिए पेमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आप में कहीं पे, ठीक है। अब ये तो इसलिए ये आपका इसका मतलब ये है बेसिकली इट इज नॉट एनी पॉलिसी एंड ऑल, इट इज अ फीचर अंडर द क्लेम। एडवांसेस ग्रांटेड अगेंस्ट बिल सेंड फॉर दिस इज पोस्ट, ये आपका किस में आता है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट में आता है। अब बट हमें नॉट ढूंढना है, ठीक है। एक्सपोर्ट हुज एक्सपोर्टर्स हुज डिफॉल्टेड, तो ये भी आपका इन दे कैन नॉट अप्लाई फॉर द पॉलिसी एंड नॉट। एक्सपोर्ट फाइनेंस फॉर ओवरसीज लैंडिंग, इसके लिए हमारे पास ओवरसीज लैंडिंग पॉलिसी, ठीक है। सो इट विल नॉट कम, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी बट इट नॉट कम्स अंडर पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट के अंदर क्या आता है, ये आता है, ठीक है। तो इसलिए डी आपका, और ये दो स्टेटमेंट जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू पॉलिसी, इट इज समथिंग रिलेटेड टू क्लेम, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोटेक्टेड बैंक फ्रॉम लॉसेस or advances granted to exporters. However, it does not cover export finance for overseas lending. For that, we have export finance overseas lending guarantee. तो इसके लिए एक अलग से हमारा स्कीम था, जो भी मैंने पूरे ECGC की लिस्ट थी ना, उसमें हमने इसको आपका देखा भी था, ठीक है। Which of the following scenario best protected by the specific shipment political risk policy under ECGC, ठीक है। So स्पेसिफिक शिपमेंट पहला, दूसरा ओनली पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। सो अ फॉरेन बायर रिफ्यूज टू पे ड्यू टू फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी, कमर्शियल रिस्क। अ गवर्नमेंट इन बायर्स कंट्री इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन रेमिटेंस और आपका प्रिवेंटिंग पेमेंट्स। अ बायर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ड्यू टू
कमर्शियल, तो ये आपका कमर्शियल हो जाएगा। एन एक्सपोर्टर फेल टू मीट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, आपका कमर्शियल हो जाएगा। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो स्पेसिफिक शिपमेंट, पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, बाकी सारे कमर्शियल दिए गए थे। गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, दूसरा वॉर, तीसरा आपका न्यू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज डिस्क्रिशनरी लिमिट? डीएल लिमिट इसको हम लोग आपका बोलते हैं डिस्क्रिशनरी लिमिट। इट इज प्रोवाइडेड बाय ईसीजीसी टू बैंक, ठीक है। लेट्स से द डीएल लिमिट ऑन सम XYZ एक्सपोर्टर provided by ECGC is supposed at 1 crore, ठीक है। So that means if your bank, like let's say if this party, जैसे ये आपका एक्सपोर्टर है, ठीक है, some exporter, अगर ये आपका 1 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, so it is within your discretionary limit, so you can sanction that particular loan and that will be covered under the policy, ठीक है। तो discretionary limit क्या हो गया आपका? एक ऐसा लिमिट जो ईसीजीसी ने बैंक को दिया कि आप इतने अमाउंट तक का लोन क्या कर सकते हैं, खुद से सैंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बट लेट्स से इफ दिस एक्सपोर्टर नीड 1.5 करोड़, अब इसको इसका डीएल लिमिट है कितना? 1 करोड़। इफ दिस एक्सपोर्टर नीड 1.5 करोड़, इन दैट सेक यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम ईसीजीसी, ठीक है। ईसीजीसी से आपको क्या लेना पड़ेगा? आपके बैंक को अप्रूवल लेना पड़ेगा। रीजन, इट इज बियॉन्ड द डिस्क्रिशनरी लिमिट, ठीक है। अब इसको रखने का मोटिव क्या है? एक तो जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनको जल्दी से आपका जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो मीटअप हो सके। दूसरी तरफ जो बड़े एक्सपोर्ट्स में बड़े अमाउंट इन्वॉल्व हैं, सो वी लाइक ईसीजीसी वांट टू हैव अ चेक कि हाँ ये सारी चीजें सही उसमें है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बहुत बड़ा अमाउंट सेंक्शन कर दिया, कल के डेट में डिफॉल्ट कर गया, तो कहीं ना कहीं वो बैंक के लिए भी और ईसीजीसी के लिए भी, दोनों के लिए आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट अ बैंक कैन अलाउ विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ईसीजीसी, तो पहला ही हमारा क्या है इसमें आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे इसको जाने की जरूरत नहीं है। सो द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग दैट अ बैंक कैन ऑफर टू an exporters without first receiving ECGC consent is known as DL. Before disbursing before the disbursement of the loan, the bank must first receive approval from ECGC if the amount exceed the DL limit, ठीक है, जैसे 1.5 करोड़ वाला केस था। This is so that a bank may only provide exporter with so much financing before having go through the entire underwriting procedure as determined by the ECGC known as DL। तो उसके लिए भी आपका कुछ गाइडलाइंस है, यू हैव टू फुलफिल दोस पर्टिकुलर वन, ठीक है, जैसे वो केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस, या आपके जो आपके क्वेश्चन लिस्ट या हैं उनको देखने के लिए। ब्लैक लिस्ट जो होती है ईसीजीसी की, उसमें नहीं होना चाहिए अदर्स। दिस कीप ईसीजीसी फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड टू too much risk while enabling the bank to approve smaller loan more swiftly and easily, ठीक है। समझ में आ गया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते। A seller ship goods to a foreign buyer, but the buyer failed to accept the shipment. While ECGC coverage which ECGC coverage apply in this particular situation? A seller exporter ship goods to a फॉरेन बायर बट बायर फेल टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में आपका कौन सा इसको आपको कवर कर सकता है? शिप द गुड्स, इट कैन बी पैकिंग क्रेडिट ऑल्सो, ठीक है। सो इट शिपमेंट्स, हाँ, इट विल बी कवर थ्रू द शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, हाँ, शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी विल कवर दिस पर्टिकुलर। आसान था, इतना दिमाग क्यों लगाया? तो कमर्शियल आपका पॉलिटिकल, ठीक है। तो जो शिपमेंट कमर्शियल आपका शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, दैट विल कवर दिस पर्टिकुलर क्लेम आपका, ठीक है, इस सिचुएशन में। नेक्स्ट वन, which of the following correctly distinguish buyer wise political policy and buyer wise comprehensive policy, ठीक है। तो क्या होगा? buyer wise political which will cover only political risk arising in the country of buyer, and comprehensive which will cover आपका political as well as commercial, ठीक है। so buyer wise political policy cover only political while the buyer wise comprehensive cover both commercial as well as पॉलिटिकल। अब समझ में आ रहा है? ऐसे प्रैक्टिस में आओगे ना, याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो बायर वाइज पॉलिटिकल रिस्क कवर ओनली पॉलिटिकल रिस्क सच एज गवर्नमेंट इम्पोज पेमेंट रेस्ट्रिक्शन, वॉर, दिस एंड दिस विल कवर कॉम्प्रिहेंसिव विल कवर बोथ कमर्शियल आपका मींस पेमेंट डिफॉल्ट बाय द बायर्स एज वेल एज पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है।
what risk are covered by short-term policies that ECGC provide to Indian exporters? शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है. सो आपका कौन कौन से होंगे? एनी गवर्नमेंट एक्शन और imposition of restrictions by the buyer's country, ठीक है. दिस विल बी कवर्ड. हमें क्या पूछा गया? कवर्ड और नॉट कवर्ड, ठीक है. कवर्ड आपका, ठीक है. प्रोडक्ट लॉसेस और डैमेज. देन आपका जो नेक्स्ट है, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सपोर्टर, नो, इट इज नॉट गेट कवर्ड, ठीक है. इसके अलावा आपका द बायर्स फेलियर टू सिक्योर रिक्वायर्ड इंपोर्ट और एक्सचेंज ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री, सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड, ठीक है. तो हमें आपका राइट आंसर ढूंढने इसमें, तो क्या होगा? कौन से राइट है? ए एंड डी आपका, ठीक है. सो ए एंड डी, दैट मीन्स बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. प्लीज डू क्लियर दिस नेम. सो ए एंड बी आपका, ठीक है. ये दो आपके जो इसमें करेक्ट होंगे, ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन आपका. शॉर्ट टर्म पॉलिसीज ऑफर्ड बाय ईसीजीसी इंडियन एक्सपोर्टर टिपिकली कवर associated with political risk and government actions that may have impact on exporter transaction. This include government decision or restriction imposed by the government of buyer's nation and all, ठीक है. चलो, next one. What is the goal of export turnover policy at ECGC? Export turnover policy is generally for the bigger exporters, ठीक है, जिनका एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है. Basically, how we judge that particular one? These are the exporters whose annual premium contribution toward ECGC is 20 lakh and above. Earlier it was 10 lakh, so now it is 20 lakh. Support small exporters, providing better protection, provide insurance specific export shipment, safeguarding exporter from the payment risk, to offer bank or financial institution insurance. तो हम किस पे जाएंगे आपका? To provide insurance cover to specific export shipments, ठीक है. तो आपके जो बड़े एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको आपका ये सपोर्ट करेगा, ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेमेंट रिस्क एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर एक्सपोर्ट शिपमेंट्स. The Indian government established the Credit Guarantee Company (ECGC) Limited to encourage export. Which of the following statement are true about the objectives of ECGC? Which of the following statement is correct or true about objectives of ECGC? To increase and facilitate globalization of trade, no, it is EXIM आपका ये जनरली जिम्मेदारी लेता है, ठीक है. To provide insurance coverage to Indian exporters against credit risk, yes. To protect Indian any unforeseen losses, yes. To facilitate availability of adequate bank finance to Indian exporter, आपका ये EXIM का होना चाहिए, ठीक है, not this, ठीक है. तो आपका पहला एंड तीसरा है इसमें कहीं पहला नहीं, सही, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है. दूसरा एंड तीसरा है हमारे पास नहीं, हाँ है. बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस particular one, ठीक है. Next one. Which of the following which ECGC insurance program cover bank loan made to exporters for the production, processing, acquisition or packaging of commodities for export in response to order or letter of credit, ठीक है. तो देखो किसके लिए है आपका ये? प्री शिपमेंट लोन इज इक्वल टू पैकिंग क्रेडिट लोन, ठीक है. तो क्या होगा आपका आंसर? पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस. तो जैसे पैकिंग क्रेडिट लोन हमने समझा था, वैसे ही आपका प्री शिपमेंट के अंदर वैसे ही आपको इसको कवर करने के लिए या इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव वन पॉलिसी दैट इज नोन एज आपका पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है. नेक्स्ट वन. व्हाट रोल डू डिस्क्रिशनरी लिमिट प्ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ECGC? अभी हमने डिस्कस किया तो बन जाना चाहिए. DL denote to the highest level of protection that ECGC will permit any finance. No. Bank can permit a financing up to DL without seeking previous ECGC clearance, but they must do for amount above, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस में? आपका B will be the right answer for this particular one, ठीक है. So DL limit हमने डिस्कस कर लिया. A bank provide pre-shipment finance to an exporter, but the exporter failed to repay within 4 months. Which ECGC coverage can use to recover the loss? पैकिंग क्रेडिट, ठीक है. तो पैकिंग क्रेडिट आपका है इसमें, हाँ बिल्कुल है. पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस विल हेल्प द एक्सपोर्टर और टू बैंक टू रिकवर दैट पर्टिकुलर मनी फ्रॉम
ईसीजीसी, ठीक है। तो ईसीजीसी पे जो क्लेम होगा, अगर उन्होंने ये पॉलिसी आपका लिया है तो इसके तहत वो क्या करेंगे, आपका अपना जो अमाउंट है उसको क्लेम करेंगे, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और परचेजिंग गुड्स प्री शिपमेंट के अंदर, ठीक है, पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट बैंक फ्रॉम प्रोवाइडेड प्री शिपमेंट फाइनेंस if the exporter failed to repay the loan within 4 months, the bank must notify ECGC about sanction limit within 30 days of the approval. This the claim process I'll show you at the end, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सबसे लास्ट सब टॉपिक है that is your claim and we will discuss one question based on that particular one in the end of the session, ठीक है. So ECGC product, there are so many product. While it is essential that exporter continue to get timely and adequate export credit both at pre-shipment and post-shipment so that the best possible potential export can be realized, bank will be willing to release such facilities freely only advances आर यूटिलाइज प्रॉपरली एंड रियलाइज इन टाइम, ठीक है. तो कई बार डिफॉल्ट होते तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. ईसीजीसी प्रोडक्ट फॉर बैंक, दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो, ठीक है. सो जैसे आपका पैकिंग, क्रेडिट इंश्योरेंस, प्री शिपमेंट, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन आपका, पोस्ट शिपमेंट, एक्सपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, एक्सपोर्ट ओवरसीज लैंडिंग गारंटी, ठीक है. तो इनिशियली भी मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था और हमने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है. तो पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस and any loan given to exporter for manufacturing this, ठीक है. It is issue for a period of 1 year against a proposal made for the purpose and cover all advances at the made by the bank during the period to a given exporter within approved limits, ठीक है. Packing credit, the claim is payable in case pre-shipment credit ग्रांटेड इज नॉट पेड विद इन 4 months, ठीक है. जो आपका उसका 4 month के अंदर पेमेंट नहीं होती है, देन एक्सपोर्टर कैन अप्रोच टू बैंक एंड बैंक विल क्लेम विद ईसीजीसी. बैंक इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द लिमिट सैंक्शन टू देयर एक्सपोर्टर कस्टमर विद इन 30 days of the sanction and bank are required to take approval of the corporation if they exceed and agreed value called the DSL limit, DL limit, ठीक है. तो अगर DL से ज्यादा होगा they have to take pre approval from the ECGC. सिंपल सा जो हमने पढ़ा था, ठीक है. The guarantee cover the advances given by bank against incentive or receivable at the pre-shipment, while the while the extent of cover and premium are same for the packing credit insurance, bank having ECIB, WTPC are eligible for concessional premium rate and higher coverage also. तो ये पॉलिसीज हमने जो अभी पढ़ी थी कुछ देर पहले, ठीक है. सो पोस्ट शिपमेंट ECIB WT इज आपका बेसिकली पोस्ट शिपमेंट से रिलेटेड आपका ये रहता है. होल टर्नओवर, द नेम वाज होल टर्नओवर कवर फॉर होल टर्नओवर कवर्स आपका, ठीक है. होल टर्नओवर पॉलिसीज जो आपकी हैं उनके संबंध में, ठीक है. सो वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन इन डिटेल. थोड़ा सा मैं आपको इनके लिए इसलिए रखता हूँ कि वंस यू विल गो थ्रू द पीडीएफ तो यू कैन रिवाइज दोस पर्टिकुलर वन, ठीक है. वंस वी विल डन विद दिस मॉड्यूल ए, I'll upload this PDF in our application so you can access that particular one also, right? So what could cause an exporter to experience an exchange loss in the context of exchange rate risk? What could cause an exporter to experience exchange loss in context of exchange rate risk, ठीक है. अब देखो ये क्या है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. एक्सपोर्टर, ठीक है, लेट्स से देयर इज एन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, ठीक है. देयर इज एन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, they did trade with some buyer from US, ठीक है. आपका there is an exporter A from India and B buyer from US, ठीक है. So let's say their export invoice is generated in dollar, ठीक है. So let's say it is 10 million US dollar, ठीक है. अब मतलब A is sending some goods to B, ठीक है. A is seller, आपका A is seller एंड इज बायर, ठीक है. तो इनके बीच में आपका एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है विच वर्थ 10 million US dollar, जिसमें आपका बी इज promising कि as I'll receive these particular good, I'll make you payment of $10 million US dollar. Now in this particular case, what will happen if currency, let's say at the time of this invoice generation or the sale contract, $1 was equal to 82, ठीक है. 82 आपका, ठीक है. $1 का जो कीमत था वो कितना था आपका 82 रुपीज था.
अब कल के डेट में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, लाइक आफ्टर 3 months, let's say the buyer received the good, now he is making payment and he made a payment in 10,000 sorry 10 million US dollar, ठीक है. So now while this A will convert this dollar into rupee, suppose that time spot rate was आपका $1 इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है. तो हमारी मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है, अगर उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, इफ रूपी विल बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, इट विल बी अ क्लियर लॉस फॉर एक्सपोर्टर, ठीक है. इसके लिए क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है. क्यों लॉस होगा, पहले इसको $1 का 82 मिलना था, अब इसको $1 का सिर्फ कितना मिलेगा, 80 मिलेगा. और वैसे वर्सा अपोजिट साइड क्या हो सकता है कि अगर ये $1 इक्वल टू आपका हो गया 85 रुपीज, ठीक है, जो हो रहा है अभी, तो उस इन दैट सिचुएशन ही विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट वन. बट दे do not keep that particular position open. They generally entered some forward contract or future contract, future position with banks and others or other exchanges, ठीक है. तो strengthening of home currency compared to other competitors home currency, ठीक है, क्या था, टू एक्सपीरियंस एन एक्सचेंज लॉस. हाँ, तो लॉस किस केस में होगा, लॉस इस केस में होगा अगर हमारी जो होम करेंसी है वो आपका क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है. मतलब इफ रूपी इज गेटिंग स्ट्रेंथ, तो इट इज a loss. If rupee is getting or rupee is depreciating against dollar, it is a strength, it is a profit situation for the exporter. So A will be right answer for this particular one. Understood? Next one. What kind of risk connected to the potential for export default or payment default because of events of buyers or sellers country? तो क्या बोलते हैं हम उनको, आपका country risk या political risk के नाम से जानते हैं, ठीक है. आसान था. अगला, electronics are being sent to many nations by XYZ Enterprise, a global trading corporation. They recently signed an agreement to export a sizable number of electronic item to a buyer in country A. So, which of the following could XYZ Enterprise possibly face सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक टू अ कंट्री ए? तो जब ये कंट्री ए को आपका सामान भेज रहे हैं, तो इसमें क्या क्या रिस्क, मतलब बेसिकली इट्स अ केस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड पार्ट आपका XYZ इज देयर बायर्स आर जनरली फ्रॉम अनदर कंट्री. सो विच टाइप ऑफ रिस्क दे मे फेस, दे मे फेस कमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल, ठीक है. तो क्या क्या हो सकता है, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, लीगल हो सकता है, कंट्री पॉलिटिकल ऑपरेशन हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है. तो क्या होना चाहिए आंसर आपका, डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग की डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड बायर्स एक्सपोजर, ठीक है. देखो क्या होता है, एक्सपोर्ट टर्नओवर इज बेसिकली this is something related to those exporters, those premium contribution toward ECGC और corporation is 20 lakh and above, ठीक है, 20 लाख या इससे ज्यादा का है. बायर एक्सपोजर इज आपका लिमिटेड सम बायर्स, कि अगर आप इफ यू आर एक्सपोर्टिंग टू दीज पर्टिकुलर बायर्स एंड ऑल, ठीक है. सो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी कवर रिस्क फॉर ऑल बायर्स, while buyer exposure policy are designated for covering risk related to a specific buyer, it can be, ठीक है. buyer exposure policy provide insurance only against political risk, no. Export turnover only available for exporter turnovers below हमें क्या ढूंढना था इसमें, की डिफरेंसेस नहीं, बिलो आपका ऐसा कुछ नहीं, मोर देन 20 lakhs होना चाहिए. बायर एक्सपोजर पॉलिसी गारंटी 100% रिम्बर्समेंट, 100% किसी में भी नहीं होता वैसे, ठीक है. इट इज 90 to 95%, रिमेनिंग इज बॉर्न बाय द बैंक इटसेल्फ, ठीक है. तो क्या होगा आपका, ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी कवर ऑल बायर्स एंड usually for large exporters, those who are contributing more than 20 lakhs premium to the East Corporation, ठीक है. एक्सपोजर कस्टमाइज रिस्क कवरेज फॉर स्पेसिफिक बायर्स, ठीक है. The export turnover policy is a variation of standard policy for for the benefit of the large exporter who contribute not less than 20 lakh per annum toward the premium, ठीक है. Earlier it was 10 lakh, ठीक है. Maybe concept video के अंदर I have mentioned it as 10 lakh, ठीक है. सो अभी इसमें चेंज हुए थे, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है. दिस वाज अ चेंज, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन. हाँ, ठीक है, अगर वहां पे 10 लाख बोला है तो आप इसको 20 लाख, अभी दिस इज द करेक्शन, ठीक है. सो बायर एक्सपोजर पॉलिसी, अ वेरिएंट टू द पॉलिसी
is buyer exposure policy, which is specifically designed for large exporter to enable them to cover exposures on a particular buyer, ठीक है, इस तरीके से। स्पेसिफिक बायर्स आपका है, ठीक है, एक्सपोर्टर्स बायर वाइज पॉलिसी और या अदर्स जो रहेंगे, ठीक है। Which of the following scenario would not be covered under a small exporter policy? Small exporter policy. A buyer become insolvent and fail to goods. It get covered. Civil war in buyer's country. It get covered. The buyer dispute for quality of goods. ठीक है, अगर आपका सामान खराब है वो it will not get covered under this one. ठीक है, the buyer government impose restriction. It will get covered. तो हमें not पूछा गया है तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो कमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इट डज नॉट कवर कमर्शियल डिस्प्यूट सच एज बाय रिफ्यूजिंग पे ड्यू टू क्वालिटी कंसर्न और जैसे पेरिसेबल गुड्स या अदर्स जो भी आपके थे, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, दिस इज अ पेयर ऑफ क्वेश्चन। सो वी हैव पॉलिटिकल रिस्क, कमर्शियल रिस्क, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। So foreign investment made by Indians are protected from hazardous exportations, a conflict and remittance restrictions, ठीक है। तो पहला आपका अगर हम लोग बात करते हैं आपका ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कवरेज, तो इसका पहला का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। द आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर नेशन इन ऑल, ठीक है, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए का 2, ठीक है। एंड कमर्शियल रिस्क डैमेज, सो डेंजर इज बोरोवर्स विल बिकम इंसॉल्वेंट, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो क्या आपका 231 पहला ही आपका सही है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। सिंपल सा था, ठीक है, आप हम लोग जानते हैं इसको। Which of the following claim about ECGC policies is accurate? करेक्ट है। ECGC की पॉलिसीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मेड और फाइनेंसिंग अप्रूव बाय बैंक इज फुली कवर्ड बाय ECGC? नो, इट इज नॉट फुली कवर्ड, ठीक है। इट इज the value of export made or financing approved by bank is fully covered by ECGC. Claim is accurate, ठीक है। There is no risk sharing on the base, there is risk sharing in ECGC policies and ECGC insurance does not cover it get covered, ठीक है। Exporters or bank providing the financing split the experience during the एक्सपोर्ट्स, हाँ बिल्कुल आपका होता है, दिस इज ट्रू, ठीक है। हमें करेक्टेड होना था ना, यस। तो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। देयर इज अ शेयरिंग ऑफ लाइक 90:10 और 95:5 ऐसा शेयरिंग जो रहेगा, ठीक है। ECGC पॉलिसी इन आर ऑफर्ड ऑन अ रिस्क शेयरिंग बेसिस, thus the choice of is this indicate that coverage offered by ECGC does not fully account for the value of export made financing this. Instead, exporter or financing bank have accept to insurance or a financial guarantee that must be sharing in this, जैसे आपका 90% to ECGC और 90 to 95% to ECGC rest by the bank, ठीक है। जिससे मतलब बैंक भी आपका सही डायरेक्शन में काम करे, ठीक है। नेक्स्ट वन, which danger from the listed below is not protected by bank, ठीक है। सो कौन सा जो रिस्क है आपका which is not get protected by bank itself, ठीक है। तो कौन इसको आपका नहीं कवर करता है? दैट इज द वन। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? बिजनेस रिस्क, ठीक है। बिजनेस रिस्क इज नॉट गेट कवर्ड। बिजनेस रिस्क इज समथिंग रिलेटेड टू, जैसे जो एक्सपोर्टर है उसकी कंपनी में स्ट्राइक हो गया, ठीक है, दैट इज ECGC इज नॉट गोइंग टू कवर दैट। मार्केट कंपटीशन ज्यादा है, कॉम्पिटिटर्स आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एज, you are failing in business, so these type of things are not get covered by ECGC, ठीक है। पॉलिटिकल कवर्ड, इसके अलावा पॉसिबिलिटी परचेजर गो इंसॉल्वेंट कवर्ड, कोप इन बायर्स नेशन कंट्री रिस्क कवर्ड, ठीक है। तो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ द फाइनल वन इज क्लेम। ओके, आई मिस द क्वेश्चन बट क्लेम ध्यान रखिएगा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड विद रिस्पेक्ट टू क्लेम। सो जैसे आपका let's say there is an exporters who did some export and your bank finance that particular export, ठीक है। एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया और आपके बैंक ने उसको फाइनेंस किया, ठीक है। सपोज दैट देयर इज सम कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क और कमर्शियल रिस्क ड्यू टू दैट पर्टिकुलर वन, बायर सॉरी द सेलर इज नॉट रिसीविंग द मनी एंड ऑल, ठीक है। तो आपका डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। इट्स अ केस ऑफ
insolvency or any kind of political and commercial risk. Now in that case, buyer will exporter will claim with bank and bank will claim with ECGC. तो अब ये जो रूट है इसमें क्या क्या चीजें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं which you have to remember, very important. ठीक है, exporter to submit a claim form within 12 months from the due date of the unpaid bill and ensuring that premium on policies are up to date. ठीक है, तो जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का वो होना चाहिए और within 12 months you have to file a form, claim form with ECGC. Claim will not be settled by ECGC for more than 4 buyers. Very important. We have discussed this particular one earlier also, right? Claim will be paid directly to bank. Yeah. ECGC will make that or will pay that claim to bank. Then bank will settle with the exporter. Yeah. Who had handled the exporter documents? Bank can appropriate the claim amount directly to post shipment advances account, if any. Settlement of claim amount by ECGC does not relieve the exporter of the responsibility of realizing the proceed and all further recoveries to share with ECGC on a pro rata basis. That means, let's say we have done export that got default and we took a claim from bank and bank took claim from ECGC. We got settled. Now later on we got the payment from the buyer also. ठीक है, अब इसका मतलब नहीं आप उस पेमेंट को अपने पास रख लो. You have to submit that particular one with ECGC on pro rata ground. ठीक है, that is the one. So this is the procedure, claim procedure, and you can expect one question based on this. Which of the following statement is correct or incorrect about the claim or it is claim procedures of ECGC? So please do remember this one. Understood, guys? Very important. Okay, next one. Okay, this is it. So this is it. This is all about your risk in foreign trade and ECGC policies. As I said, this topic is all around your ECGC and ECGC policies. So maximum time, you'll definitely see one question based on your ECGC policies, their features and even they'll confuse you. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको confuse भी करेंगे. What I'll suggest कि as of now do not take that particular load क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें और पढ़नी है. ठीक है, just you have gone through this particular session. अभी इस पे छोड़िए. During the exam month, what we will do this year, in this session we have 10 to 12 days for us. Within 12 days I'll revise everything. ठीक है, but फिर भी आपका we will revise these particular points just before the examination. ठीक है, जिससे हमारे थोड़ा सा दिमाग में हम उनको रख सकें. ठीक है दोस्तों, so this is my Telegram group. If you are not part of this one, so you can join. I'll share the link in the description box also, so you can join this particular one. And if you have any queries, you can ask your queries. And if you need any other help from my side, guys, just feel free to approach. Okay, so this is it from my side. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye, take care all, and all the very best for your preparation, guys. Thank you.